हेलो बच्चों, आपको मैं आज पढ़ाने वाली हूँ यूनिट 3 से सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट 3 में हमारे पास क्या है? सेल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन है। इस यूनिट 3 में हम चैप्टर 8, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10 पढ़ने वाले हैं। और ये जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे पास 8, 9 एंड 10, उसमें हमारे पास सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, हम ये सब पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 8 पर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो मैं आपको फटाफट से निकाल के दिखाती हूँ, ये देखिए। अब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इसका फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं इसका। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल। कुछ जो होते हैं वो सिंगल सेल के होते हैं, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब के सब किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। और सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल। कुछ जो होते हैं सिंगल सेल के बने होते हैं, जिनको हम क्या कहेंगे? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। और जो कुछ जो होते हैं, जो अदर्स होते हैं, जैसे कि जो बहुत सारे सेल से मिलकर के बने होते हैं, उनको क्या कहेंगे हम? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंस एक्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। कोई भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होगा, उसमें क्या कैपेबिलिटीज देखने को मिलती है? सबसे पहले वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करता हो, जो अपने आप खुद अपना सारा काम खुद कर लेता हो, किसी पर डिपेंड ना हो, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना चाहिए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में। परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, और वो क्या करना चाहिए? अपनी लाइफ के जो फंक्शंस है, एसेंशियल फंक्शंस है, वो खुद से करे, किसी पर डिपेंड ना हो, वो अपना काम भी करता हो और इंडिपेंडेंट हो, किसी चीज़ पर निर्भर ना हो। सेल, ऐसा सेल तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है। Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living। अब ये कह रहा है कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी भी स्ट्रक्चर को, कोई भी कंप्लीट स्ट्रक्चर से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो सेल से इनके ज़्यादा कोई भी इंडिपेंडेंट लिविंग चीज़ हो। सेल एक सबसे मेन चीज़ आती है जो कि इंडिपेंडेंट है, वो अपना सेल अपना खाना खुद बनाता है, उसमें हर चीज़ें होती हैं। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका सेल क्या है? फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सबसे बात आती है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने सबसे पहले क्या देखा? एक लाइव सेल को डिस्क्राइब किया, उन्होंने देखा और डिस्क्राइब किया। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, इसको आप याद रखना। यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ। Anton Leeuwenhoek first saw describe a live cell, ठीक है। इसको हम लिखेंगे लाइव सेल ऐसे। फिर उसके बाद क्या आता है हमारे पास? रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस। आप इन सब चीज़ों को क्या करेंगे? नोट करते जाएंगे कि मैं क्या क्या आपको बता रही हूँ। रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने बाद में क्या डिस्कवर किया? न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवर किया। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवेल्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। फिर उसके बाद जो रॉबर्ट ब्राउन ने जब न्यूक्लियस की खोज करी, उस टाइम पे इन्वेंशन ऐसा था कि न्यूक्लियस को हम माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते। उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें कौन से माइक्रोस्कोप की ज़रूरत थी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत थी, ठीक है।
तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऐसा माइक्रोस्कोप होता है जिसमें हम छोटी से छोटी सेल के अंदर भी चीज़ों को देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप में तो हम सिर्फ सेल को देख सकते हैं, उसकी लिमिट होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की फिर खोज करी, तब उन्होंने न्यूक्लियस को सेल के अंदर देखा। किसने देखा? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी किसने दी थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं नीट में, वन वर्ड्स के क्वेश्चंस जो हम नीट का एग्ज़ाम देते हैं उसमें ये आप सब चीज़ों को अच्छे से नोट कर लेना कि ये पहले बात क्या होगी, कौन से सन में, फिर साइंटिस्ट का नेम, फिर उसका काम क्या करते थे वो, तो ये सब चीज़ें, और उन्होंने किस चीज़ पर उसको एग्जामिन किया। सो यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है इन 1838 में मैथ्यू स्कैल्डन और जो कि जर्मन के बॉटनिस्ट थे, एग्जामिन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट। किस पे उन्होंने एग्जामिन किया? लार्ज नंबर प्लांट्स के लार्ज नंबर पे, एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। और उन्होंने क्या किया? ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? डिफरेंट काइंड के सेल्स के बने होते हैं, विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। जो कि अब आपको ये पता होगा कि सेल मिलकर के क्या बनाएंगे, जब बहुत सारे सेल इकट्ठे हो जाते हैं तो टिश्यू बनता है। तो ये ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के जो सेल्स होंगी वो टिश्यू, प्लांट की जो टिश्यू है वो बनाती हैं। ठीक है, एट अबाउट द सेम टाइम पे उन्होंने फिर आगे क्या डिस्कवरी हुई मैं आपको बताती हूँ। सो हम इसको यहाँ आप ये चीज़ें हाईलाइट कर लीजिए सबसे पहले कि 1838 मैथ्यू स्कैल्डन एंड जर्मन के बॉटनिस्ट थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद क्या हुआ? थियोड्रे, यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे छूटी हुई है, थियोड्रे नाम इनका जिनका आ रहा है, थियोड्रे, ये वाला थियोड्रे स्वान, थियोड्रे स्वान 1838। वो कौन से सन में आए थे? जो हमारे मैथ्यू स्कैल्डन थे 1838, और जो थियोड्रे स्वान थे ये कौन से सन में थे? 1839 में। ये ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे। अब आप इन चीज़ों को मैं आपको इन दोनों में कंपेयर करना बताऊंगी। आप जैसे भूल जाते हो कि स्वान ने क्या किया था, स्कैल्डन ने क्या किया था, तो आप ये देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, डिफरेंट टाइप के एनिमल सेल पर क्या करी थी, स्टडी करी थी। ठीक है, अब आपको मैं बताती हूँ कि जो स्कैल्डन और स्वान को आप कैसे याद कर सकते हो। तो जूलॉजिस्ट जो होता है, जूलॉजी मतलब जानवरों से रिलेटेड, आप मान लीजिए। श्वान क्या होता है? श्वान, हम संस्कृत में श्वान को कुत्ते के नाम से जानते हैं। श्वान माने कुत्ता, संस्कृत में बोलते हैं। ठीक है, तो आप उसको ऐसे मत सोचना कि साइंटिस्ट का नाम ऐसे ले लिया। सो एक ट्रिक है ये याद करने की। श्वान को संस्कृत में बोलते हैं कुत्ता, और ये जूलॉजिस्ट यानी कि जू यानी कि एनिमल। तो और इन्होंने किस पे खोज करी? एनिमल सेल पे। तो आप इसको ऐसे अल्टरनेटिवली याद भी कर सकते हैं कि एनिमल सेल की खोज किसने करी? जूलॉजिस्ट थे श्वान, थियोड्रे श्वान। वैसे श्वान से नाम से ज़्यादा जाना जाता है, स्कैल्डन श्वान पूरा नाम नहीं आता, बहुत कम आता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना और पूरा इस पे फोकस करके रखना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि अब आपको ये याद हो जाना चाहिए कि स्कैल्डन ने क्या किया था, स्वान ने क्या किया था। स्कैल्डन जो कि बॉटनिस्ट थे, अब आपको ये भी याद रखना होगा कहाँ के बॉटनिस्ट थे। तो ये यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि ये जर्मन के बॉटनिस्ट थे, और आपको ये यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि ये ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे। उसके बाद हम बात करते हैं, तो उन्होंने एनिमल सेल पर किया,
and reported that cell had in thin outer layer which is today known as plasma membrane. So आपको यहाँ पर ये बहुत अच्छी लाइन मिल गई है कि इन्होंने जो एनिमल सेल पर पढ़ाई करी, एनिमल सेल पर खोज करी, उसके बाद उन्होंने सेल के बारे में रिपोर्ट करी। सेल तो देखो उन्होंने भी पढ़ा था, स्केल्डन ने कौन सी सेल पढ़ी थी? स्केल्डन ने पढ़ी थी प्लांट की सेल के बारे में। अब यहाँ पर श्वान क्या पढ़ रहा है? श्वान ने क्या किस चीज़ के बारे में स्टडी करी? एनिमल सेल के बारे में। है तो वो भी सेल। अब उस सेल में उनको क्या देखने को मिला? थिन आउटर लेयर विच, जो कि हम आज के टाइम पर आउटर लेयर को हम किसके नाम से जानते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है ही ऑल्सो कंक्लूड बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन प्लांट टिश्यू। तो उन्होंने उसके बाद में कंक्लूड भी किया कि प्लांट टिश्यू के बारे में भी उन्होंने थोड़ा बहुत बताया। दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। तो इन्होंने भी ये बताया कि भाई जब मैंने एनिमल सेल देखी तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, और भी चीज़ें उन्होंने देखी, तो उन्होंने उसके बेसिस पर प्लांट के टिश्यू के बारे में भी पढ़ना शुरू किया, और उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि भाई प्लांट सेल के पास तो सेल वॉल प्रेजेंस होती है, और जो एनिमल सेल होती है उसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, उसके पास क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है। अब आपको ये भी यहाँ से याद रखना पड़ेगा कि प्लांट सेल के पास क्या होती है? सेल वॉल देखने को मिली, एक यूनिक कैरेक्टर देखा। ठीक है। Upon the basis of Schwann proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cell and product of cell. अब ये क्या कह रहे हैं कि Schwann proposed the hypothesis that the bodies of animals, जितनी भी bodies हैं animals की, plants की, वो सब किससे बनी होती हैं? सेल से बनी होती है, और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बनी होती है। श्वान ने ये सब एक हाइपोथेसिस दिए। तो उसके बाद क्या था? स्केल्डन श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। स्केल्डन और श्वान ने दोनों ने मिलकर के क्या दी? सेल थ्योरी। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि सेल थ्योरी किसने दी थी? आप कहेंगे कि स्केल्डन एंड श्वान ने दी थी। This theory, however, did not explain as to how new cells were formed. अब इस थ्योरी में एक हाइपोथेसिस, ये क्वेश्चन निकला कि भाई तुमने सेल थ्योरी तो नाम दे दिया, मतलब इन चीज़ों के बारे में बता दिया, लेकिन तुमने ये तो नहीं बताया कि सेल कैसे बनता है। ठीक है। तो उन्होंने तो ये बताया ही नहीं था कि सेल कैसे बनता है, हाउ न्यू सेल फॉर्म, कि भाई नया सेल कैसे बनता है। रुडोल्फ विर्चो 1855, रुडोल्फ विर्चो आए थे। अब आप यहाँ से याद रखना, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। रुडोल्फ विर्चो के बारे में भी ये बहुत, मतलब इनके बारे में आप जान लें। इसमें भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं कि रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया था। 1855 में फर्स्ट एक्सप्लेन द सेल डिवाइड न्यू सेल। अब जो काम उन्होंने नहीं किया था वो काम किसने कर दिया? रुडोल्फ विर्चो ने। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सेल को ही बता दिया कि नई सेल कैसे बनती है, डिवाइड कैसे करती है। तो यहाँ पर एक अच्छी सी लाइन आती है ओमनी सेलुला ई सेलुला के नाम से, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो उन्होंने ये चीज़ें क्या करी? ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब ही होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि पुरानी सेल से ही नई सेल का जन्म होता है। ही मोडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्केल्डन एंड श्वान टू गिव सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। उन्होंने फिर जो ये हाइपोथेसिस उनके ऊपर चल रहा था, उन्होंने इसके बारे में, सेल थ्योरी के बारे में, इसको फाइनल शेप दी। किसने दी थी? रुडोल्फ विर्चो ने। सेल थ्योरी में अब हम क्या चीज़ें समझ सकते हैं? सेल थ्योरी में हम समझ सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये भी हमारे रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से बनते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सेल से बनते हैं, और जितने भी सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से अराइज होते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं एन ओवरव्यू ऑफ सेल के बारे में। You have earlier obvious cell in an onion peel and or human cheek cell under the microscope. So आपने ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं कि सेल जो होता है
किसी भी सेल का हम ले ले, ऑनियन की पील ले ले, ह्यूमन का चीक ले ले, वो हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो अब आप ये ओवरव्यू बता रहे, ये वही बताएंगे कि सेल में होता है क्या है। तो हम इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं। लेट अस रिकलेक्ट दिस स्ट्रक्चर। द ऑनियन सेल विच इज़ आर टिपिकल प्लांट सेल। जो जो ऑनियन सेल होती है, जो कि एक टिपिकल प्लांट सेल होती है, हैज़ डिस्टिंक्ट सेल वॉल। उसके पास क्या मिले, अलग अलग तरीके की सेल वॉल्स देखने को मिली। ठीक है, अलग अलग तरीके की सेल वॉल देखने को मिली उसको। उसके बाद द सेल ऑफ इट्स आउटर बाउंड्री जस्ट विद इन द सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन के थोड़ी सी दूरी पर ही थी, मतलब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल कवर करती है ना। द सेल ऑफ ह्यूमन चीक। अब सेल ह्यूमन चीक तो एक एनिमल सेल हो गई ना। ह्यूमन चीक की जो सेल होगी वो एनिमल सेल होगी। हैव एन आउटर मेम्ब्रेन इज डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर। अब उसके पास देखने को मिला कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसका डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर होता है, यानी कि अलग तरीके का स्ट्रक्चर होता है। उसमें क्या था, इनसाइड ईच सेल हैज डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अब हर सेल के अंदर उनको एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर देखने को मिला, जिसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियस। जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। ठीक है, दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम। ये जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, उसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। न्यूक्लियस के अंदर हम क्या देखते हैं, क्रोमोसोम। विच इन टर्न कंटेन्स अ जेनेटिक मटीरियल, जो कि क्या करेगा, उसको जेनेटिक मटीरियल में कन्वर्ट कर देगा, जिसको हम कहते हैं डीएनए। क्या कहेंगे हम इसको, डीएनए। सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। अब आपको ये याद रखना होगा कि यूकैरियोटिक होता क्या है, प्रोकैरियोटिक होता क्या है। तो यहाँ पे मतलब किसी बड़े बड़े बच्चों को भी नहीं पता होता कि जो 11th-12th के बच्चे होते हैं कि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है। तो आप यहाँ से सीख सकते हैं कि यूकैरियोटिक होता क्या है, प्रोकैरियोटिक होता क्या है। सो मैं आपको बता दूं, सेल जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई देखने को मिले उसको हम यूकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं कलर चेंज करके आपको बता रही हूँ। जहाँ पर दूसरी जगह जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता ही नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता ही नहीं है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक। अब इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या देखने को मिलता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये तो आपको पता होगा, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसमें सारी चीज़ें काम करती हैं, सारी रिएक्शंस होती हैं। तो साइटोप्लाज्म होता क्या है, द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़। तो साइटोप्लाज्म एक मेन चीज़ होती है जो कि सेलुलर एक्टिविटीज़ को प्लांट में और एनिमल सेल, दोनों सेल्स के अंदर, दोनों टाइप की सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत बहुत मतलब सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए मेन एरिना होता है। ठीक है, वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर्स इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो लिविंग स्टेट में वो सेल के अंदर होती हैं। ठीक है, आपको मैं लाइन टू लाइन बता रही हूँ। अगर आपको मेरी पढ़ाने की चीज़ें पसंद आ रही है, लाइन टू लाइन समझ आ रहा है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो अब मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ। इसके बाद बिसाइड द न्यूक्लियस, यहाँ पे दिया हुआ बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक, ओके, बिसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा और क्या देखने को मिलता है, यूकैरियोट सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, जिसको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब आपको मैं एक छोटी से छोटी बात बता रही हूँ, जो जिस बच्चे को एनसीईआरटी पढ़ना नहीं आता, जिस बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आता, जिसने बच्चे ने कुछ क्लासेस में कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो उसके लिए तो ये चीज़ें बहुत ही, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता रही हूँ। छोटे बच्चे की तरह, जैसे आप जीरो से आप समझ रहे हो, जीरो भी आप स्टार्टिंग कर रहे हो,
तो क्या होता है, बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड। अब हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही थी। हमने अभी तक जो ऊपर हमने पढ़ा उसमें डीएनए था, साइटोप्लाज्म देखा, साइटोप्लाज्म में और क्या चीज़ें होती है। तो यूकैरियोटिक सेल के लिए बता रहे हैं कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स तो देखने को मिलती हैं, तभी तो हम उसको यूकैरियोटिक कहते हैं। और इसमें और भी अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं जिनको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनेल्स। ठीक है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइक्रोबॉडीज हो गई, वैक्यूल्स हो गए, ये सब हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। और इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती है, इनके ऊपर मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होती है। इनके बारे में हम एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होती है, लाइसोसोम क्या होता है, हर एक इसमें इनकी लेयर्स भी होती हैं, इसलिए तो हम इनको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या होता है, सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लेक होते हैं। लैक का मतलब क्या होता है कि नहीं होती, मतलब उनके अंदर है ही नहीं उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं राइबोसोम दे रखा है उन्होंने। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। राइबोसोम जो होता है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। इसका मतलब क्या है कि राइबोसोम के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। फाउंड इन ऑल सेल। कहाँ पाया जाता है राइबोसोम, हमारे सभी सेल्स में पाया जाता है, दोनों सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल, दोनों सेल में हमारे पास राइबोसोम पाया जाता है। विदिन द सेल राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म। मतलब ये कह रहा है कि अगर सेल के साथ साथ राइबोसोम सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं मिलता, बट ऑल्सो विदिन टू ऑर्गेनेल्स। ये ऑर्गेनेल्स के अंदर भी मिलता है। ऑर्गेनेल्स कौन सी हो गई, मेन ऑर्गेनेल्स आपको ये याद रखना पड़ेगा। दो ऑर्गेनेल्स हो गई हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये मैं आपको कलर चेंज करके यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, जिससे आप अच्छे से समझ पाएँ। दो ऑर्गेनेल्स हो गई, क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कह रही हूँ मैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, वो दो तरीके का होता है, एक स्मूथ होता है और एक रफ होता है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम है तो उसको कह देंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप ये आगे पढ़ेंगे डिटेल में, तो आप यहाँ से समझ जाइए इन चीज़ों पर। यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है सेल के अलावा, सेल के जो साइटोप्लाज्म होता है ना उसके अलावा। एनिमल सेल कंटेन अनदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। जो एनिमल सेल होती है उसके पास क्या होता है, अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती है। अब आप यहाँ पर ना हर एक चीज़ को देख के पढ़िए कि एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर क्या क्या डिफरेंस बताया गया है। एनिमल सेल के पास अनदर मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। नॉन मेम्ब्रेन कौन सी होगी, जिस पर मेम्ब्रेन ना चढ़ी हो ऑर्गेनेली के ऊपर, जो कि सेंट्रोसोम विच हेल्प इन सेल डिवीजन, उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है, जो कि हम जब हमारा सेल डिवाइड करता है तो सेंट्रोसोम आता है। सेंट्रोसोम हेल्प करता है स्पिंडल फाइबर्स बनाने के लिए और उनको डिवाइड करवाने के लिए। तो उस पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं चढ़ी होती, क्योंकि उसको ग्रो करना होता है। और भी चीज़ें ग्रो होती हैं लेकिन ये डिवीज़न में हेल्प करवाती है ना सेंट्रोसोम। उसके बाद हम बात करते हैं, सेल डिफर जनरली इन साइज, ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। सेल जो होता है वो साइज में, शेप में, उसकी एक्टिविटीज़ में डिफ़र करता रहता है। जैसे कि माइकोप्लाज्मा हो गया। माइकोप्लाज्मा क्या है, एक स्मॉलेस्ट सेल है। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन भी ये बन के आता है कि जो माइकोप्लाज्मा होता है वो कैसा सेल है, उसका साइज क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ से ये चीज़ें याद कर सकते हैं। ये हर पेपर में, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं चीज़ें, कि ये पूछेंगे कि जो माइकोप्लाज्मा, या फिर ये पूछ लेंगे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, हम कह देंगे माइकोप्लाज्मा होती है।
ठीक है। और पूछ लेंगे माइक्रोप्लाज्मा का साइज कितना होता है, तो 1.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ में इन्होंने दे रखा है। उसके बाद बात कर रहे हैं ये बैक्टीरिया के बारे में। वाइल्ड बैक्टीरिया यहाँ पर ये सारे क्या दे रखे हैं हमारे पास, सेल्स दे रखी हैं, अलग अलग तरीके की सेल। मैं अभी इस पर आपको पढ़ाती हूँ, पहले हम वो पढ़ते हैं वाइल्ड बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया क्या करता है, एक मिनट जी। अब वाइल्ड बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। अब आप ये देख सकते हैं बैक्टीरिया कितना है, 3 to 5 माइक्रोमीटर। और जो हमारे पास माइक्रोप्लाज्मा था वो कितना था, 0 पॉइंट्स में था, 0.8 माइक्रोमीटर हो गया। ठीक है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। अब यहाँ पर दे रखा है लार्जेस्ट क्या है, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब एक सिंगल सेल जो होती है, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है ना, ऑस्ट्रिच के एग के अंदर सिंगल सेल, वो सबसे बड़ी सेल होती है। अमोंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अलावा जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें भी हमारे पास ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स जो होती है वो 10.0 माइक्रोमीटर होती है डायामीटर में। तो ये आपको याद रखना है कि डायमीटर में 7 माइक्रोमीटर होती है ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं। नर्व सेल जो होती है वो लॉन्गेस्ट सेल होती है। आप ये याद रखना कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में फ़र्क होता है, ठीक है। आइसोलेटेड सेल कौन सी होती है, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल कौन सी होती है। तो ये सब चीज़ें, हर एक चीज़ को आप, छोटी छोटी चीज़ को आप नोट करना। ओके। उसके बाद दिस में भी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक। ये जो सेल होती है ना वो हर तरह से शेप में वेरी करती है। जैसे कि डिस्क लाइक हो गई, पॉलीगोनल हो गई, कॉलमनार हो गई, क्यूबॉइड हो गई। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, ठीक है। थ्रेड लाइक हो गई, इर्रेगुलर शेप में तो होती ही है, उसकी शेप पता ही नहीं चलती ऐसी होती है। द शेप ऑफ सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। जो शेप होती है सेल की वो वेरी करती रहती है उसके काम के अकॉर्डिंग। जैसे वो काम करेगी वैसे वैसे सेल, डिफरेंट सेल होती जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ जाइए, अब मैं आपको स्ट्रक्चर पे बताती हूँ इसमें क्या है। जैसे कि रेड ब्लड सेल हो गई है। रेड ब्लड सेल कैसी दिख रही है आपको, ये रेड ब्लड सेल है। और ये हमारे पास कुछ प्लेटलेट्स, ये साइड व्यू दे रखा है तो रेड ब्लड सेल ये कनकेव शेप होती है, बाई कनकेव शेप में, ठीक है। राउंड होती है और बाई कनकेव होती है। ये साइड व्यू दे रखा है, ये ऊपर से जैसे हम सेल को देख रहे हैं। ये बीच में से ये चपटी होती है, जैसे हम साइड व्यू से देख सकते हैं। उसके बाद आ गए हमारे पास वाइट ब्लड सेल। इसको हम अमीबॉइड कहते हैं। अमीबॉइड क्यों कहते हैं इसको, ये अमीबा के जैसे स्ट्रक्चर बना लेती है। कैसा भी, इसके लिए तो हम कहते हैं रेगुलर शेप, तो इसकी रेगुलर शेप होती है, अमीबा होता है ना जैसे वैसे ही। उसके बाद क्या आता है, कॉलमनार। कॉलमनार कैसी होती है, लॉन्ग, नैरो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नर्व सेल है, जिसको हम क्या कहते हैं, नर्व सेल कैसी होती है, लॉन्गेस्ट सेल होती है। नर्व सेल लॉन्गेस्ट होती है। और लार्जेस्ट क्या होता है, आइसोलेटेड ऑस्ट्रिच की एग सेल होती है, ठीक है। तो ये नर्व सेल हो गई हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है इन्होंने, ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स कहाँ पर देखने को मिलता है, ट्रैकिड्स प्लांट्स के अंदर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये मीजोफिल सेल हो गई, राउंड होती है, ओवल शेप की होती है। तो ये सेल के स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, मोटी मोटी बात ये है, ठीक है। अब हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल होती क्या है और इसकी फंक्शंस पढ़ाएंगे, कौन कौन से फंक्शन होते हैं, ठीक है।